नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आइए रुक करते हैं स्वदेश आर की खबरों का। और बुलेटिन में सबसे पहले बात पहलवानों के विरोध प्रदर्शन स्थगित होने से जुड़ी खबर की। जी हां, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद पहलवानों ने अपना आंदोलन 15 जून तक स्थगित करने का फैसला किया है। अनुराग ठाकुर के घर हुई अहम मुलाकात के बाद पहलवानों ने यह फैसला लिया। वहीं मुलाकात के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा के बाद सहमति बनी। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएफआई के खिलाफ दर्ज केस में 15 जून तक चार्जशीट दाखिल होगी। वहीं उन्होंने 30 जून को डब्ल्यूएफआई के चुनाव की भी बात कही। मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। सरकार ने हमें बोला कि 15 तारीख तक जो पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है उसको तेजी से 15 तारीख तक हम 15 तारीख तक का समय दीजिए और हम उसको पूरा कर देंगे। और यही कि भाई बच्चों की जो लड़कियां हैं, जो प्रोटेस्ट में जो लड़के हैं, उनकी सुरक्षा की बात है, वो सरकार जिम्मेवारी लेगी। और जो चीजें क्या नाम है, जो 28 तारीख को जो घटना थी, जो लड़कियों को सड़क पे पुलिस के द्वारा जिस तरह से रौंदा गया था, तो उस पे जो एफआईआर दर्ज भी हमारे ऊपर हुई है, तो उन्होंने बोला कि भाई वो एफआईआर भी हम वापस ले लेंगे। तो वही है कि भाई 15 तारीख तक वेट करते हैं और हमारा प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों की मुलाकात में कैसे बनी बात, बता रही हैं हमारी सहयोगी इला काजमेला। जानना चाहेंगे कि रात को निमंत्रण मिला था, ट्वीट के जरिए खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को बुलाया था और आज खेल मंत्री से मिलने के लिए खिलाड़ी पहुंचे थे। क्या बात हुई, क्या आश्वासन मिला, क्या भरोसा मिला है? कई घंटों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बातचीत और मुलाकात के बाद अब पहलवानों ने सरकार को 15 जून तक का मौका दिया है। उनका कहना है कि 15 जून तक की मोहलत वो दे रहे हैं सरकार को और बृजभूषण शरण के खिलाफ तब तक कार्रवाई करने का अल्टीमेटम भी सौंप दिया है। उनका ये कहना है कि अगर तब तक कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके बाद रणनीति बनाएंगे और प्रदर्शन जारी रखेंगे। फिलहाल आज कई घंटों तक की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की बैठक चलती रही। करीब 11:20 पर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे और कई घंटों तक के आपस में बातचीत होने के बावजूद भी मसले का कुछ खास हल होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि जो पहलवान हैं वो अपनी मांग को लेकर अभी भी डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि बृजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई हो और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं उनका ये भी कहना है कि जो एफआईआर उनके खिलाफ की गई थी वो क्वैश की जाए और साथ ही साथ जो डब्ल्यूएफआई में होने वाले चुनाव हैं उस चुनाव में पारदर्शिता साफ तौर से नज़र आनी चाहिए और जितने लोग भी करप्ट हैं उनको उससे हटा देना चाहिए और दूर रखना चाहिए। फिलहाल अब आगे क्या होता है, क्या 15 जून तक के बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो जाती है और खिलाड़ियों की सभी मांगें मान ली जाती हैं, या आगे भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन ऐसे जारी रहने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल इला, क्योंकि खिलाड़ियों ने ये कहा है कि उनका प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और 15 जून तक जो आश्वासन मिला है अगर उसे पूरा नहीं किया गया तो उनका प्रदर्शन, ये आंदोलन आगे फिर से बढ़ेगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बेनस्ल के हालात सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने 89,000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है। इस फंड का इस्तेमाल बीएसएनएल की 4G और 5G सर्विसेज को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके साथ ही आज कई खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को भी बढ़ाने को मंजूरी दी है। कृषि क्षेत्र में हम समय समय पर
एमएसपी के दाम निर्धारित करते हैं। एक एमएसपी है, एक खाद्य जो फर्टिलाइजर है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, बीज की कभी कमी ना आए। इन सब अलग अलग निर्णयों के कारण मुझे आपसे बताते हुए खुशी होती है कि ओवरऑल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है खरीफ का, वो 285 मिलियन टन यानी 2850 लाख टन जो 18-19 में था, वो बढ़ के इस वर्ष का अनुमान है कि 330 मिलियन टन, 3300 लाख टन तक जाएगा। और कैबिनेट के इन दोनों अहम फैसलों पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, जानना चाहेंगे कैबिनेट में किन अहम मुद्दों पर चर्चा और फैसले हुए? देखिए, कैबिनेट की बैठक में वैसे तो कई ऐसे मसले थे जिस पर चर्चा हुई और मंजूरी भी मिली, लेकिन मोटे तौर पर मुख्य रूप से जो फैसले हुए उसमें सबसे बड़ा फैसला जो था वो बीएसएनएल से संबंधित था। बीएसएनएल के फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत करने के मकसद से कैबिनेट ने एक और फाइनेंशियल पैकेज को मंजूरी दी है, जिसकी रकम जिसकी साइज जो है वो करीब 89,000 करोड़ रुपए है। तो अगर आप देखें तो ये तीसरा ऐसा फाइनेंशियल पैकेज है जिसको कि सरकार ने मंजूरी दी है ताकि बीएसएनएल की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है वो बनाई जाए। जिस तीसरे पैकेज का ऐलान आज किया है सरकार ने और कैबिनेट ने जिस पर मुहर लगाई है, उसका मकसद ये है कि जो 4G और 5G सर्विसेज हैं वो देश भर में पहुंचाई जाए और बीएसएनएल को इसके लिए एनेबल बनाया जाए और उसको ध्यान में रखते हुए जो 4G और 5G स्पेक्ट्रम है वो बीएसएनएल को अलॉट किए जाएंगे। उसकी मंजूरी मिली है और उसी के लिए 89,000 करोड़ रुपए की घोषणा जो है वो सरकार ने की है। और अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज़्यादा रकम जो है वो 700 बैंड में, जो 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड है उसमें सबसे ज़्यादा करीब 63,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट जो है किया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि बीएसएनएल अब 5G और 4G सर्विसेज का प्रसार करेगी और इससे उसको फ़ायदा होगा। जो दूसरा अहम फैसला कैबिनेट ने आज लिया है वो खरीफ सीज़न के लिए खरीफ फसल जो है उसके लिए एमएसपी की घोषणा की गई है। करीब 15 ऐसे खरीफ फसल हैं जिसके लिए एमएसपी का ऐलान सरकार ने किया है और इनफैक्ट एमएसपी में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी भी की गई है। पिछले कुछ सालों के दौरान अगर देखें तो इस बार सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो खरीफ फसलों पर की गई है मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए, और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो मूंग की एमएसपी में की गई है। इसके अलावा पैडी, ज्वार, बाजरा, तमाम ऐसे जो फसल हैं उसके लिए एमएसपी में बढ़ोतरी करने का फैसला सरकार ने किया है। तीसरा जो अहम फैसला लिया गया है वो दरअसल जो गुड़गांव मेट्रो है दिल्ली से जिसका कनेक्शन है, जो कि दिल्ली से गुड़गांव को कनेक्ट करता है, तो अब गुड़गांव से आगे उसको ले जाना है। इसके लिए एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है और इसके लिए करीब 5,400 करोड़ रुपए की रकम को कैबिनेट ने मंजूर किया है। तो ये 3 अहम फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। शुक्रिया प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए आपको लोन मिल जाए तो कैसा लगेगा? जी हां, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI चाहता है कि RBI इंश्योरेंस प्रीमियम की फाइनेंसिंग के लिए गाइडलाइन लेकर आए जिससे लोगों को प्रीमियम भरने के लिए लोन मिल पाए। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, बताएं क्या पूरी खबर है? होम लोन और ऑटो लोन की तर्ज पर इंश्योरेंस प्रीमियम लोन को लेकर भी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उस पर पुश कर रही है और आरबीआई से मांग कर रही है कि इंश्योरेंस प्रीमियम फाइनेंसिंग के जो नियम हैं वो लाए जाए, क्योंकि जिस तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ हो रही है और रेगुलेटर के द्वारा टारगेट सेट किया है तो वहाँ पर प्रीमियम फाइनेंसिंग गेम चेंजर साबित हो सकती है। अभी भारत के अंदर किसी भी तरह के नियम नहीं है प्रीमियम फाइनेंसिंग को लेकर, तो इसीलिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री चाहती है कि रिजर्व बैंक के द्वारा इंश्योरेंस प्रीमियम फाइनेंसिंग के नियम लाए जाए जिससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में बढ़त मिलेगी, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ पाएगा, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन को बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसके अलावा जो रिन्यूअल का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ पाएगा, क्योंकि कई बार कई लोग जो है वो एक मुश्त जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो नहीं भर पाते हैं, तो उनके लिए एक मौका होगा कि वो EMI के तौर पर इंश्योरेंस प्रीमियम भर पाए। और ये जो है अगर ये नियम लागू होते हैं तो बैंकिंग और NBFCs कंपनियों के लिए भी
काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि उनको एक बड़ा कारोबार मिलेगा और टेक्नोलॉजी के मदद से जो है इसको पूरा किया जा सकेगा। जो NBFCs और बैंक है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देगी और इंस्टॉलमेंट के तौर पे उसे ग्राहक से वसूल किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चिंता जो है ग्राहकों के लिए है कि ग्राहकों के ऊपर GST का भार भी हो सकता है और जो इंटरेस्ट है उसका भी आ सकता है। तो आने वाले दिनों में इसको लेकर और सफाई आएगी और RBI का क्या रुख होगा वो देखने लायक होगा। शुक्रिया अनुराग इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जिमनी 5 डोर के लॉन्च के बाद मारुति सुजुकी के सीनियर ED शशांक श्रीवास्तव ने हमसे खास बातचीत में कहा कि SUV सेगमेंट में धीरे धीरे हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले महीने MUV सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च करने की योजना है। वो सेगमेंट लाइफस्टाइल SUV का है और इस समय थोड़ा छोटा है, लगभग 50,000 का ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिमनी के उतरने से और गाड़ियां जब इस सेगमेंट में आएंगी तो ये सेगमेंट भी आगे जाके बड़ा होगा। ये हेडलाइन आप दे सकती हैं क्योंकि हमने जो हमारा मंसूबा ये है कि ये जो बड़ी गाड़ी है उसको हम अगले महीने ही कोशिश करेंगे बाजार में उतारने की, और कोशिश हमारी ये है कि उसके उतारने के बाद MUV के क्षेत्र में हमारी जो बाजार की हिस्सेदारी है उसमें भी खासा इजाफा होगा। इधर गो फर्स्ट की उड़ानों पर लगे ब्रेक की वजह से हवाई टिकट महंगे हुए हैं। ये बात एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है। उन्होंने गो फर्स्ट के रूट पर दूसरे एयरलाइंस से किराए न बढ़ाने की सलाह दी है। सिंधिया ने कहा है कि एविएशन एक सीजनल सेक्टर है जिससे उतार चढ़ाव जिसमें आते रहते हैं। गर्मी के मौसम में एविएशन सेक्टर में सबसे ज्यादा डिमांड देखा गया है। We have a Beat 777-200 that is taking off at 1300 hours, so it must be in the air just now. It's 6-hour flying, 6.5-hour flying time to Magden, and it will land there, and at the earliest it will turn around not turn around, it will board all the passengers and be en route to San Francisco. इस मुद्दे पर ज़रा जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, जानना चाहेंगे और किस तरह की कोशिश सरकार की एयरफेयर को कम करने की? हाल के समय में जिस तरह हवाई किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है उसको देखते हुए सरकार एक्शन में आ गई है। एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी एयरलाइन के प्रतिनिधियों के साथ में अहम बैठक करी है और एयरलाइंस को साफ शब्दों में कहा है कि उन रूट्स पर किरायों को रैशनलाइज किए, युक्ति संगत बनाए, विशेषकर जहां पर पहले गो फर्स्ट की उड़ान भरा करती थी। दरअसल हुआ क्या है कि गो फर्स्ट के ठप होने से हवाई किराए पर इसका जबरदस्त तरीके से असर पड़ा है, किराए काफी बढ़ गए हैं। यही नहीं, जो समर शेड्यूल है, जो समर सीजन है, इसमें भी जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, हवाई मुसाफिरों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, उसके चलते भी मार्केट फोर्सेस का अगर फॉर्मूला अपनाएं तो हवाई किराए लगातार बढ़े हैं और यही तर्क भी एविएशन मंत्री दे रहे हैं। एविएशन मंत्री के मुताबिक एविएशन सेक्टर एक सीजनल सेक्टर है जिसमें कुछ महीने डिमांड ज़्यादा रहती है जबकि कुछ महीनों में डिमांड कम रहती है। ऐसे में जब डिमांड बढ़ती है तो किराए बढ़ना लाजमी है और चूंकि ये अनरेगुलेटेड एस्पेक्ट है, अनरेगुलेटेड पहलू है, लिहाजा इसमें सरकार सिर्फ सलाह दे सकती है, एडवाइस कर सकती है। कोई कैपिंग इस वक्त लगाने के मूड में या ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन हवाई किराए पर जिस तरीके से एयरलाइंस के साथ में लगातार सरकार बातचीत कर रही है, उन्हें मॉनिटर करने को कह रही है कि एयरफेयर्स को मॉनिटर करे, उसका कुछ सेक्टर पे अब असर दिखना शुरू भी हो गया है। मसलन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है श्रीनगर, लेह या नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर 5 जून से पहले के जो हवाई किराया था उसके बाद के जो हवाई किराए हैं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उसमें तकरीबन 10 से 15% की कमी आई है और ये आने वाले वक्त में और इसमें कमी आने को दिख सकती है क्योंकि लगातार एविएशन रेगुलेटर या मंत्रालय इस पर नज़र बनाए हुए मॉनिटर कर रहा है। शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज बाजार में बने रिकॉर्ड की। तो निफ्टी ने आज साल 2023 का अपना सबसे ऊंचा रिकॉर्ड बनाया। करीब 0.7% की तेजी के साथ निफ्टी 18,700 के पार बंद हुआ। निफ्टी रियल्टी, ऑटो, FMCG इंडेक्स भी आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहे। और अब बात RBI MPC की। आज बैठक का दूसरा दिन है। कल रिजर्व बैंक अपनी पॉलिसी पेश करेगा। क्या इस बार RBI दरों में बढ़ोतरी रुकेगी? RBI पॉलिसी पर हमने एक पोल किया है। डिटेल्स के साथ हर्ष जुड़ गए हैं। जी हर्ष, बताएं। रिडक्शन की संभावना कम है बट पॉज ये हमारा कंसेंसस व्यू है। सारे इकोनॉमिस्ट के साथ
बात करके लग रहा है कि आरबीआई वापस पॉज करेगा ये पर्टिकुलर मीटिंग के बाद भी। अब जब हम फैक्टर्स को देखें तो इन्फ्लेशन 4.7% पे आया है। ऑफ कोर्स बेस हायर था। 2022 अप्रैल में इन्फ्लेशन ने एक टॉप बनाया था। इंडियन इन्फ्लेशन लास्ट 3-4 ईयर्स का एक टॉप है 7.8% का। तो अप्रैल 2023 ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर नंबर देखें तो स्लाइटली कम आया है, जो कि एक बड़ी रिलीफ नहीं है क्योंकि वो हायर बेस पे था, पर फिर भी एक पॉजिटिव लेते हुए कम आया है। दूसरी बात है कि सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स रेट पॉज करंटली कर रहे हैं, या तो इनफैक्ट अब रेट घटाने की भी एक कमेंट्री, एक टाइप ऑफ पोटेंशियल की बातें चल रही है। तो उसके वजह से पॉज एक अच्छा डिसीजन होगा आरबीआई से, और यही इकोनॉमिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ग्रोथ फ्रंट पे ऑफ कोर्स FY23 का ग्रोथ हमारे जो एक्सपेक्टेशन से थे उससे ज़्यादा आया है, और FY24 के नंबर्स अब कैसे ट्वीक होते हैं वो भी आरबीआई एस्टिमेट्स के मुताबिक देखना पड़ेगा कि कैसे FY24 का ग्रोथ चेंज होता है, बिकॉज FY23 का बेस अराउंड 0.2 या 0.3% से बढ़ गया है। तो ये चीज़ पे नज़र रहेगी। आगे जाके इन्फ्लेशन कैसे इवॉल्व होता है। ऑयल $70 पर बैरल के आसपास अभी भी, WTI ब्रेंट $75 के आसपास। तो क्या आरबीआई अपने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस चेंज करेगा और ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस लाएगा, तो वो एक बातचीत करने के लिए वो एक क्रिटिकल फैक्टर होगा। और लास्टली सिस्टम लिक्विडिटी कैसे इवॉल्व होगी आगे जाके। VRRR काफ़ी कर रहा है आरबीआई, तो सिस्टम में से वो काफ़ी लिक्विडिटी सकआउट भी कर रहा है, पंप इन भी कर रहा है करेक्ट टाइम्स पे, तो वो भी कैसे इवॉल्व होता है। ये तीनों चार चीज़ पे नज़र रहेगी मार्केट की। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सीबीआई रेड की। तो नगरपालिका भर्ती घोटाले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में एक साथ 20 जगहों पर छापे मारे। मामला राज्य की कई नगरपालिकाओं में भर्ती से जुड़ा है। कई नगर निकायों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। मामले पर कोलकाता हाईकोर्ट ने जांच का निर्देश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने 24 अप्रैल को मामला दर्ज किया था। वहीं सीबीआई की जांच बालासोर ट्रेन हादसे में भी जारी है। सीबीआई की टीम आज दूसरे दिन भी जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। वहीं टीम ने बहनागा स्टेशन का भी फिर से मुआयना किया। आपको बता दें कि पहले दिन की जांच के बाद सीबीआई ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 3 ट्रेनों के टकराने की घटना महज हादसा है या फिर कोई बड़ी साजिश का नतीजा। और अब बात महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मचे हंगामे की। औरंगजेब की फोटो का स्टेटस लगाने पर शुरू हुए विवाद ने हंगामे की शक्ल अख्तियार कर ली। स्टेटस लगाए जाने के खिलाफ कुछ संगठनों ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान दोनों गुटों में हिंसक झड़प हो गई। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। हालात को काबू में रखने के लिए इलाके में 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे, या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। और अब बात मौसम की। एक और जहां देश मानसून के इंतजार में है, वहीं दूसरी तरफ अरब सागर में बना डीप डिप्रेशन अब चक्रवात की शक्ल ले चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 घंटों के दौरान बिपरजॉय उत्तर की तरफ बढ़ जाएगा और इसके तीव्र होने की संभावना है। IMD ने आज इसे लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात से 24 घंटे में कोंकण के तटीय इलाकों के साथ साथ मुंबई, ठाणे और पालघर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। चक्रवात के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तिरुवनंतपुरम प्रशासन ने बिपरजॉय तूफान की वजह से मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए अलर्ट जारी किया है।
देखिए, तूफान अरब सागर वाला हमारे तट से बहुत दूर है, जिसको अबीन बोलते हैं। उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है तो लगभग 800 किलोमीटर तट से दूर है, 750-800 किलोमीटर। गोवा से 900 किलोमीटर है, मुंबई से 1000 किलोमीटर है साउथ वेस्ट में, तो काफी दूरी पर है। हालांकि कई बार ऐसे सिस्टम बनते हैं जो क्लोजर रहते हैं कोस्ट के, उसके कारण वर्षा तेज आती है और बाकी भी हवा वगैरह तेज होती है, लेकिन ये सिस्टम बहुत दूर है तट से, इसका डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट होने वाला है नहीं। हल्की फुल्की वर्षा जरूर हो सकती है और आने वाले दिनों में, हालांकि ये नॉर्थवर्ड मूव करेगा, अगले 3 दिन तक तो तेजी पकड़ेगा, वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म भी बनेगा, 4 दिन तक समुद्र में रहेगा और इसकी जो दिशा है वो लगभग नॉर्थ में, पहले अगले 24 घंटे तक तो नॉर्थ में रहनी चाहिए, उसके बाद हो सकता है ये ट्रैक होता नॉर्थ वेस्ट की तरफ, उस तरफ चला जाए। वहीं देश के कई राज्य चक्रवात को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। वहीं राजस्थान के कई शहरों में धूल भरे तूफान का साया मंडरा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर और चूरू से धुंध और आंधी की तस्वीरें सामने आई। बीकानेर और हनुमानगढ़ में भी नजारा कुछ ऐसा ही नजर आया। राजस्थान में उठे धूल भरे तूफान का असर दिल्ली के आसमान पर भी दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में और धूल भरे तूफान आ सकते हैं। मोहनगढ़ क्षेत्र में मंगलवार की शाम को तेज अंधड़ आया, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई स्थानों पर बिजली के पोल गिर गए और नहरी क्षेत्र में जो किसानों के खेतों में सोलर प्लेटें लगी हुई थी वो ताश के पत्तों की तरह उड़ गई। पिछले 17 घंटे से मोहनगढ़ की बिजली बंद पड़ी और इस दौरान अभी मोहनगढ़ क्षेत्र में महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है, लेकिन लाइट के नहीं होने की वजह से अंधेरे में काम चला रहे और जहाँ पर बारातें आ रही है वहाँ पर जनरेटर किराए पर लेकर काम चला रहे हैं। इसी के साथ स्वदेश आर में फिलहाल इतना ही। ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।